तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट? काइनेमेटिक्स में आप जो कुछ पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में ही है। अभी तक हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ही मोस्ट ऑफ द स्पीड वेलोसिटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी से चेंज होती है, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन की टर्म हम पढ़ने वाले हैं, रिटार्डेशन पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आज समझ लीजिए आपका टर्निंग पॉइंट है। अब तक आपने जो पढ़ा ठीक है, यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट है। और फिर से कह रहा हूँ कि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके आखिरी तक देखें और बहुत ध्यान से देखें, समझें। कोई डाउट हो उसे पूछें। तो एक मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन से, वेलोसिटी हम पढ़ा लेंगे। उससे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगूं कि मान लीजिए एक पॉइंट है, ये आदमी है कोई, मान लीजिए पी है ना, इसका नाम मान लीजिए पंकज है। क्या नाम है इसका? पंकज। मैं कहता हूं कि पंकज यहां से, इसकी पंकज की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ 5 सेकेंड के बाद पंकज कहां पर होगा? तो आप में से अगर मैं इसे नंबर ऐसा बना दूं, लो जी लो, 2 0 2 4 6 8 10 12 और ऐसे करके 14 ऐसे। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, बताओ पंकज फिलहाल यहाँ पर है, उसकी स्पीड इतनी है 2 मीटर पर सेकेंड की, 5 सेकेंड के बाद पंकज कहां पर होगा? तो आप में से बहुत से बच्चों का जवाब जो होगा वो होगा कि स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से अगर मैं देखूं तो उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, स्पीड इनटू टाइम, जो कि कितना हो जाएगा, स्पीड है 2, टाइम है 5, तो 5 2 जा 10 मीटर। यहां से आप क्या होगा कि पंकज यहां पर है। बहुत से बच्चों ने ये सोचा होगा दिमाग में एकदम से जब क्वेश्चन मैंने बोला होगा। तो मैं उनको बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि पंकज यहीं पर हो। हाँ, ये एक केस हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन स्पीड हमको सिर्फ ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी तेज भाग रही है, फास्टर और स्लोअर। स्पीड हमको सिर्फ ये बताती है। अब अभी मैंने कहा कि पंकज इतने की स्पीड से भाग रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 2 मीटर दूर जा रहा है। 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 10 मीटर दूर जाएगा। लेकिन कहां को? हो सकता है पंकज इधर को भागा हो, तो वो 10 यहां के बजाय 10 यहां पर होना चाहिए। सोच के देखो, ये पोजीशन सही होनी चाहिए। हो सकता है पंकज इधर को भागा हो, तो 10 यहां के बजाय कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, तो पंकज यहां होना चाहिए। कहने का मतलब, सिर्फ स्पीड से आप किसी बॉडी की लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितनी देर बाद बॉडी कहां पर होगी। स्पीड पूरी चीज नहीं है। स्पीड सिर्फ हमको ये बता रही है कि बॉडी कितनी स्लो या कितनी फास्ट भाग रही है, वो हमको बता नहीं पाती कि कहां को भाग रही है। इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया, स्पीड के साथ साथ हमको डायरेक्शन के बारे में भी बताना होगा। और जैसे ही हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को जोड़ते हैं, वो क्वांटिटी बनती है बेटा वेलोसिटी। क्या बनती है? वेलोसिटी। आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, वेलोसिटी ना लिख के पहले लिखता है स्पीड विद डायरेक्शन। उसका रीजन यही है, ये हमको क्या देगा? एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन देगा। स्पीड सिर्फ हमको ये बताती है कि वो 5 सेकंड के बाद इतनी दूर होगा, लेकिन कहां पर होगा ये हम नहीं बता सकते। मैंने बोला ये एक केस हो सकता था, अगर वो इधर को भागता। हो सकता है वो इधर को भागा हो तो 10 मीटर यहां होगा, यहां भागा हो तो यहां। मतलब कहने का मतलब है 10 मीटर तो डिस्टेंस है जो जितनी दूर होगा, लेकिन होगा कहां पे? उसके लिए हमको बेटा डायरेक्शन की भी मालूमात होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बनी, आप सोच के देखो। मैंने बोला स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आ गई। अब तुमको पता है, आपने सबसे पहली वीडियो लेक्चर की देखी होगी, स्केलर वेक्टर की बात करिए। जब भी डायरेक्शन आ जाती है किसी क्वांटिटी के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसको हम बोला करते हैं बेटा वेलोसिटी। और वेलोसिटी फिर कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? आपकी वेक्टर। तो वेलोसिटी को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। सिंपल, अगर आप इतना भी लिख दोगे बात उतनी चल जाएगी। स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के बेटा 2 पैरामीटर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के 2 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के 2 पैरामीटर? एक होता है मैग्नीट्यूड प्लस
दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, मैंने किसको बोला वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो यहां पर है, मैग्नीट्यूड की जगह यहां पर क्या आ गया, स्पीड। हमको इससे एक बात मालूम चली कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होती है किसी बॉडी की। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी बॉडी की स्पीड हुआ करती है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ाया था, थोड़ा सा वेक्टर पढ़ाया था, पूरा तो नहीं, वो तो 11th में तो पूरा पढ़ते हैं। मैंने आपको वेक्टर के बारे में एक वीडियो में थोड़ा बहुत बताया है, इसके लिए वेक्टर वाली वीडियो में था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में जब दो पैरामीटर हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आप उसे ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो है m प्लस डी, ठीक है। ऐसा समझ लो, एक मेरे पास एक क्या कहूं, एक बोरी है, एक कट्टा है, एक बॉक्स है, उसमें दो चीजें हैं, मान लीजिए 10 तो है, ये m से मान लो क्या, मैंगो, 10 तो मैंगो है, प्लस 5 क्या है, d से क्या होता है खाने की चीज, धनिया, मान लो 5 मुट्ठी धनिया की है, गुट्ठी क्या कहते हैं उसे, जो भी है, पैकेट, ओके। कुल मिला के कितनी क्वांटिटी बॉक्स के अंदर है, 15, यानी कि वेक्टर आपका क्या है, 15। इससे समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि 9th क्लास के बच्चों को वेक्टर क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, थोड़ा बहुत मालूम चले, ठीक, ओके। अब किसी व्यक्ति ने क्या करा, इस बॉक्स में से एक चीज निकाल ली, मान लीजिए ये रह गए 9, अब आप गिन के देख रहे हो कितने रह गए, 14। तो कुल मिला के आपके बॉक्स में जो क्वांटिटी थी, वेक्टर, वो चेंज हो गया। पहले कितना था, ओरिजिनल 15 था, चेंज हो गया, ओके। ओहो, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो गया, m। इसका मतलब वेक्टर कब चेंज होगा, वेक्टर के चेंज होने के लिए जरूरी है कौन चेंज हो जाए, m। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो आपका वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक, ओके। दूसरा, अब किसी बच्चे ने क्या करा कि मैंगो तो उतने नहीं थे, उसने यहां से धनिया निकाल लिया, मान लो एक पैकेट, अब कितने हुए, अब भी 14 ही हो गए, चेंज हो गया ना, ओरिजिनल 15 थे। तो अब किसकी वजह से चेंज हुआ, अब चेंज हुआ ये, इसकी वजह से। यानी कि वेक्टर तब भी चेंज होता है जब क्या चेंज हो जाए, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। देखो पहले केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ओनली जरूर लिख लो, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, तब भी वेक्टर चेंज हो गया। मान लीजिए किसी ने क्या करा, दोनों ही चेंज कर दिए, एक को 9 कर दिया, एक को 4, तो कितना रह गया, 13। तो अब भी तो ये ओरिजिनल से डिफरेंट हो गया। कब चेंज हुआ, तीसरी कंडीशन, जब दोनों चेंज हुए, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब दोनों ही चेंज हो गए तो आपका कौन चेंज हो गया, वेक्टर, तब भी चेंज हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वेक्टर कब चेंज होता है, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चीज चेंज हो जाएं, तब आपका वेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसी चीज को आप यहां पर फिट करके देखो। अब मैं पूछ रहा हूं, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कब चेंज होगी, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी कि सिर्फ स्पीड। अगर सिर्फ स्पीड चेंज होती है तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सिर्फ स्पीड। या फिर सिर्फ डायरेक्शन, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ओके। तीसरा केस, दोनों, अगर दोनों चेंज हो जाएंगी तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इस बात को दिमाग में ठूस ले बेटा, नहीं तो घोल के पी जाओ। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 1, 2, 3 तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों। सोच के देखो सेम कब रहेगा वेक्टर, अगर दोनों ही सेम रहे, ये भी 10 रहे और ये भी 5 ही रहे, चेंज ही नहीं होगा उस केस में, 15 का 15 ही बना हुआ है। तो कोई भी वेक्टर कब सेम रहता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो। मतलब अगर कोई इस डायरेक्शन में था तो इसी में जाता रहे, या फिर इस डायरेक्शन में था तो इसी में जाता रहे, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड, जैसे मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, किसी की स्पीड अगर ऐसे थी ये, तो इतनी स्पीड से चलता रहना चाहिए, ये ना हो कि पहले कम फिर ज्यादा, दोनों सेम रहनी चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए
तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा बेटा वेलोसिटी कब चेंज हो जाती है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वेक्टर एकदम समझ में नहीं आता है। चलिए जब हम 8th क्लास से आते हैं ना, 9th में तो एकदम से नई चीजें लगती है बेटा वेक्टर वगैरह, 11th में तो समझने लगते हैं बातों को। अब समझिए किस तरीके से, अगर मैं कहता हूं कि आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, अब ये स्पीड ना होकर क्या बन गई वेलोसिटी। सोच के देखो, स्पीड तो सिर्फ यहां तक थी, ये साथ में क्या जुड़ गई ये डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बॉडी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, अगर मैं कहता हूं कि क्या ये चीज, पहला ये एग्जांपल, दूसरा क्या ये चीज 2 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, क्या इन दोनों में कुछ फर्क है, तो आप सीधे कहेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज बिल्कुल है कि थोड़ा बहुत चेंज है? बिल्कुल चेंज है। सोच के देखो क्यों है बिल्कुल चेंज। मैंने बोला वेक्टर कब चेंज होगा, या तो ये चेंज हो या ये, या दोनों। तो देखो इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब ये है एक आदमी अगर यहाँ पे था, दूसरा भी यहीं पर था, मतलब एक आदमी x है दूसरा y है। अगर मैं कहता हूँ x के लिए ये खेल है, इसका मतलब x 1 घंटे बाद कहाँ को होगा 2 किलोमीटर दूर, लेकिन नॉर्थ में, यहाँ पर होगा x। y कहाँ पर होगा 2 किलोमीटर दूर होगा 1 घंटे बाद, कहाँ पे वेस्ट में। डायरेक्शन पड़ी थी ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो देखो बहुत फर्क है इसमें, डायरेक्शन का बहुत फर्क हुआ नहीं हुआ, दोनों की लोकेशन ही अलग हो गई, बिल्कुल अलग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। एक और एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आएगा। अच्छा अगर मैं पूछूं क्या दोनों बराबर हैं, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 2 kmph नॉर्थ इज नॉट इक्वल टू 2 kmph वेस्ट। बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। वेक्टर इक्वल तब रहेगा, सेम रहेगा अगर दोनों चीज सेम होती। ओके, दूसरा एक लेके चले, मान लीजिए अब की बार डायरेक्शन सेम है, तब क्या लोकेशन सेम होगी? देखते हैं एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, नन्ना सा एग्जांपल। मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, वेलोसिटी हो गई। मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। अब की बार देखो तो डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या अलग हो गया? मैग्नीट्यूड। अब फिर से वही बात, स्पीड चेंज हो गई ना, एक के भी चेंज होने से चेंज हो जाएगा वेक्टर। इसका मतलब ये है अगर दोनों यहाँ पर होते, एक तो होगा 3 किलोमीटर दूर 1 घंटे बाद, एक होगा 5 किलोमीटर दूर, तो क्या बिल्कुल अलग हो गई है? दोनों की लोकेशन ही अलग आ गई बेटा। तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो दोनों ही चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पर? स्पीड पर और डायरेक्शन पर। यानी कि स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन लिख दें तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी। क्या बन जाती है? वेलोसिटी। अब एक इसका फॉर्मूला देखें, किस हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। मैंने क्या बोला? व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। देखें किस हिसाब से, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, प्लस का मतलब है विद, स्पीड विद डायरेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन साथ में क्या चल रहा है इसके, देखो, स्पीड विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन यहां ऊपर चल ही रहा है, स्पीड के साथ था तो डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ जुड़ जाती थी उसको हम क्या बोलते थे? याद करो, डिस्प्लेसमेंट ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या बना आपका? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या बना? वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो इसकी डेफिनेशन बेटा यहां से बनती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा मेरे? वेलोसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बनी वहीं से। देखो अब देखो थोड़ा सा फर्क, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हुआ अपॉन में टाइम हुआ। स्पीड की बात करूं, स्पीड को v से डिनोट किया, डिस्टेंस खाली d से, टाइम t से। फर्क है ना दोनों में। ये स्केलर क्वांटिटी स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई ये बेटा मेरे? वेलोसिटी। ये क्या है? सिर्फ स्पीड।
इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप जब भी वेलोसिटी लिखोगे, मान लीजिए आपने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है वेलोसिटी निकालो, आपने लिखा ये, आपका ये आंसर गलत है। अगर आता है मान लीजिए आंसर 5 मीटर पर सेकेंड, साथ में डायरेक्शन को भी शो करना है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो भी डायरेक्शन है उसे भी शो करना होगा। ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको दो चीजें जरूर देनी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब एक इसकी यूनिट देखें ध्यान से, क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, आवर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट बन गई क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स से मीटर पर सेकेंड। उसी हिसाब से बन सकती है क्या बेटा मेरे, किलोमीटर पर आवर। कुल मिला के स्पीड वाली ही इसकी डेफिनेशन रहेगी, जो डेफिनेशन, ओ सॉरी यूनिट, जो यूनिट स्पीड की थी सेम यूनिट किसकी रहने वाली है, आपकी वेलोसिटी की यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी। फर्क किस चीज का है, स्पीड आपकी स्केलर है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बस एक इतना सा फर्क है, इनमें छोटा सा फर्क है। स्पीड हमको क्या बताती है, बॉडी कितनी तेज या स्लो भाग रही है, जबकि वेलोसिटी हमको बॉडी की लोकेशन भी देती है। फुल इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो वेलोसिटी के पास जाओ, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देखनी है स्पीड के पास जाओ, है ना। मान लीजिए आपके घर से आपके पापा कहीं को चले गए, आप कैसे पूछेंगे, अरे अंकल जी पापा कहाँ गए, अगर वो कहें हाँ वो तो बड़ी तेज भाग रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि अब तक बहुत दूर चले गए होंगे। लेकिन आप कहाँ ढूंढने जाओगे, नहीं ढूंढ सकते ना, आपको डायरेक्शन ही बतानी चाहिए कि कहाँ को गए हैं। हो सकता है आपका भाई आपसे झगड़ा करके चला जाए, चलिए खैर झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में। अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ी सी, जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड। जब कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पर चलती है, सीधी लाइन पर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तब उसकी वेलोसिटी समझे हम किस हिसाब से समझेंगे, स्ट्रेट पाथ ये है। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी, सोच के देखो, अगर उसे नॉर्थ लोगे तो ये साउथ होगी, ठीक अपोजिट, अगर वो ईस्ट है तो ये वेस्ट होगी। मैंने आपको स्टेडियम में बताया था डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में, क्या कि अगर हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो ठीक इसके अपोजिट वाली क्या होगी बेटा मेरे, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक, तो आप सोच के देखो, अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन करूं कि एक लड़का ऐसे करके मान लीजिए भाग रहा है, किधर को, इधर को 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो आगे कोई झंडा टाइप है, रेस लगी थी सपोज करो, उसे छू के भाग के वापस आया सेम स्पीड से, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई महाशय, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले अगर प्लस की 5 मैं मान रहा हूं इसकी +5, तो बाद में क्या होगी -5। ध्यान रखना, अब यहां प्लस माइनस का क्यों खेल आया, क्योंकि सिर्फ ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो उसके अपोजिट नेगेटिव मान सकते हो, डायरेक्शन का मतलब यही से हो जाएगा। तो आप इसमें वेलोसिटी कैसे दे सकते हो, जाते समय +5 मीटर पर सेकेंड, ये फुल इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो हमने पॉजिटिव मानी थी। आते समय कितनी होगी, -5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें इससे मालूम चल गया क्या कि जाते समय अगर वो कहीं को जा रहा था, आते समय ठीक उसके अपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको क्या दे रहे हैं बेटा मेरे, डायरेक्शन। ये क्या देती है आपको, स्पीड। एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है 11th में भी, आगे जाके आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मोमेंटम। तो एक क्वेश्चन आता है कि बॉल गई टकरा के दीवार से वापस आई सेम स्पीड से, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें स्पीड जब सेम होगी तो वेलोसिटी सेम ले लेते हैं v, जबकि वेलोसिटी बिल्कुल अलग है। अगर जाते समय वेलोसिटी v है तो आते समय क्या होगी, -v। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो इससे एक बात हमें मालूम चली क्या, कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ये सिर्फ नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर। दो डायरेक्शन होती हैं, अपोजिट और एक सिंपल डायरेक्शन के बीच होता है। ये स्ट्रेट पाथ पे दो डायरेक्शन हो सकते हैं, तो ये या तो ये। ठीक, चलिए अब हम बेटा थोड़ी सी बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले आपने यूनिफॉर्म स्पीड लास्ट वीडियो में देख के आए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद करें, मैंने आपको एक बताया था कि जब भी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की,
तो वहां पर क्या चीजें आती थी, इक्वल इक्वल, ठीक है, याद रखना इस बात को। जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था क्या मेरे बच्चों, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती थी, इक्वल डिस्टेंस कवरिंग इक्वल टाइम। ऐसे आप देखो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा मेरे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा मेरे क्या बनेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। लेकिन बच्चों को यहां से थोड़ा सा समझना चाहिए, जब मैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम की बात कर रहा हूं, खासकर इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, सोच के देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात है इसके बारे में अलग तरीके से बताने वाला हूं। एक बात ध्यान रखना, जहां भी यूनिफॉर्म लगा हो ना, उसका मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मुझे पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, याद करो, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो कांस्टेंट स्पीड और सेम डायरेक्शन। जब भी आपके दिमाग में कोई पूछे आपसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात, कांस्टेंट स्पीड और सेम डायरेक्शन। और एक बात ध्यान समझना, जब भी सेम डायरेक्शन समझ में आ जाए, इसका मतलब स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, अगर यूं गई है तो यूं ही जा रही है, ठीक है, वापस नहीं आ रही बिल्कुल भी। अगर आप यहां पे जाके वापस आने लगे तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फिर नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हो जाएगा बेटा मेरे, ठीक है। स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले भाग के गए फिर धीमे गए फिर भाग के, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड सेम डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड सेम डायरेक्शन। अब हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बोला कि ये ना इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, तो उसे हम लिख देते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, डिस्प्लेसमेंट लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ध्यान रखना मेरी बात को। अब जब हम इतना लिख देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कैसे एक बात समझ में आएगी, लेकिन ध्यान से देखो, जब हम लिख रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही बात है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी जब सेम रहेगा, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहनी चाहिए। तो यही बात आ गई, जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रही है एक ही डायरेक्शन में, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रही है तो वो स्पीड कांस्टेंट होगी। सोच के देखो भाई, इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस है ना। अब डायरेक्शन होती है इसमें भी, तो इसका मतलब डायरेक्शन इसमें भी सेम ही रही होगी, एक ही डायरेक्शन रही होगी। यहां पे क्या चल रहा था, इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम चल रहा था। तो ये देखो ये चीज क्या बन गई, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या ये कांस्टेंट स्पीड नहीं बन गई, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब आपका ये हो गया, एक बात हो गया। तो ध्यान रखें बेटा मेरे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपको, उससे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लीजिए एक कोई स्कूटर है, कौन है, एक स्कूटर, एक स्कूटर है, वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। इसका मतलब एक हमें बात समझ में आई, स्कूटर स्ट्रेट रोड। स्कूटर से यार मुझे कुछ याद आ गया, चलिए खैर, स्ट्रेट रोड पर एक स्कूटर चल रहा है। मान लीजिए उसका एक हमें डेटा दे रखा है, टाइम और उसकी पोजीशन। पोजीशन का मतलब है लोकेशन। जब आपने देखा था कि जी जब सुबह 10:30 बज रहे थे तो हमारे जो पड़ोसी अंकल जी हैं वो हमसे 5 किलोमीटर दूर हो गए थे। ये पोजीशन टाइम में, ये किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर हो गए थे, मान लिया मैंने ऐसा। और जब टाइम हुआ 5 मिनट बाद हमने देखा 10:35 हुए तो वो हमसे हो गए 7 किलोमीटर दूर। हमसे मतलब कहीं अपने घर से, ठीक।
फिर देखा गया कि 10:40 पे क्या हुआ, तो देखा वो हो गए 11 किलोमीटर दूर। ठीक, 10:45 पर क्या हुआ, मान लीजिए वो हो गए 15 किलोमीटर दूर। 10:50 पर क्या हुआ, मान लीजिए वो हो गए 19 किलोमीटर दूर। हो सकते हैं, एक और ले लो चाहे इतने ले लो, इतना समझ में आ जाएगा इसमें। अब देखें क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा समझना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताने वाला हूँ। 2 केस आपको मिले कि बताओ सुबह 10:30 से 10:40 के बीच अंकल जी की मोशन कैसी थी। नंबर 1, स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, ध्यान रखना, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। तुम कह सकते हो कि सर डायरेक्शन सेम कैसे है, आप कैसे कह सकते हो इस बात को, डेटा देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से डेटा को नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन सेम है। क्यों है सेम, वापस भी तो आ सकते थे वो, है ना भाई। स्ट्रेट पाथ पे 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक और दूसरी उसके अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट का खेल नहीं है। अगर वो वापस आता तो ये पोजीशन जो है ये बढ़ती नहीं, बढ़े जा रही है। देखो अगर ये कम हो जाती, मान लो 15 के बाद यहाँ पे 13 आ जाता, इसका मतलब वापस आ गया, इसका मतलब वो वापस आ गया। सोच के देखो, 15 के बाद 13 आता तो 13 किलोमीटर, पहले तो हमसे 15 किलोमीटर दूर हो गया, फिर 13 किलोमीटर, मतलब वापस आ रहा है। सोच के देखो, तो यहाँ पे दूर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, दूसरा प्रश्न हमसे पूछे कि दूसरा बताओ कि सुबह 10:35 से लेके 10:50 के बीच अंकल जी की मोशन किस टाइप की है। यानी कि वो पूछ रहा है वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो पहले मैं ये केस को देखता हूं। देखो 10:30 से 10:35 और फिर 10:40। सही है। अपने घर से कितने किलोमीटर दूर, 5, फिर 7 और फिर 11। आप देखें ध्यान से बेटा मेरे, क्या ये 5-5 मिनट का फेर है। हाँ, तो पहले 5 मिनट में अंकल जी कुछ चले, कितना चले, देखो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पहुंच गए, इसका मतलब कितना चले, 2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में अंकल जी कितना चले, 7 से पहुंच गए 11, इसका मतलब 4 किलोमीटर। तो सोच के देख सकते हो आप, यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम नहीं है। टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल नहीं है। इट मींस 10:30 से 10:40 के बीच इनकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कंफर्म, इट इज कंफर्म्ड, ये कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, पहले धीमे थे फिर फास्ट हो गए। डायरेक्शन भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। ओके, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं, देख के बता सकते हो आप, 10:35 से 10:50, यहां से लेके यहां देखो 5 मिनट। ओके 5 मिनट, हाँ जी 5 मिनट, टाइम इक्वल है। 7 से 11 4 किलोमीटर, 11 से 15 4 किलोमीटर, 15 से 19 ये भी 4 किलोमीटर। तो यहां पे जितने भी बच्चों का ये कहना है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम हो रहा है, तो इनकी ये मोशन 100% यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं कह दूं कि ये 100% बात सही नहीं है। अब तुम क्या होगे, क्यों, है ना, क्यों? सोच के देखो, यहां पर जब भी आपको ऐसा कुछ खेल मिले, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम हो रहा है, देखो यहाँ पे हर 5 मिनट में 4 किलोमीटर, हर 5 मिनट में 4 किलोमीटर, जब भी आपको ऐसा खेल मिले तो आप जो कहोगे, देखो अगर मिले अनइक्वल का तो आप कह दोगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आपको इक्वल का मिल गया तो आप वहां पे टर्म यूज करेंगे क्या, सेकंड केस में, द मोशन ऑफ अंकल इज सीम्स टू बी, सीम्स लग रही है, इट सीम्स टू बी यूनिफॉर्म मोशन लग रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी लग रही है, होगी ये कंफर्मेशन नहीं है। ये हमें पता है कि 5 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 4 किलोमीटर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए 10:35 से लेके 10:36 के बीच अंकल थोड़ा स्लो चले हों, और 10:36 से लेके 10:37 के बीच अंकल थोड़ा फास्ट चले हों, है ना, हो सकता है।
पॉसिबिलिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप तभी कहोगे अगर उनकी हर जगह रफ्तार सेम है। इस डेटा से हमको हर जगह की रफ्तार सेम नहीं नजर आ रही। ये हमें पता है कि उनकी 5 मिनट के गैप में सेम है, लेकिन एक एक सेकंड में क्या होगा वो हमें नहीं मालूम चल रहा। तो जब भी आपकी बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है तो वो क्या बनी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है। अब आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कब होगी, या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों ही चेंज हो। ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ जी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसमें स्पीड भी चेंज हो सकती है, और उसमें दोनों ही चीजें एक साथ भी चेंज हो सकती हैं। वेक्टर में ऐसे ही हो सकता है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट किसका निकलता है, जब भी आपकी कौन सी आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें दो केस बनते हैं। एक बनता है एवरेज का, एक बनता है इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी का, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बना आपका एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपकी बात बताई, जब भी एवरेज आएगा क्या लगा दो, टोटल। सिंपल। एवरेज की बात करेंगे, ये ओवर द जर्नी की बात होगी। ओवर द जर्नी टोटल टाइम में देखते हैं, जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा 5-5 मिनट में, 5-5 मिनट के गैप में देख रहे थे, ठीक था, वो एवरेज था। इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर सेकंड के 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में, यानी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा मेरे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये बनेगा। यहाँ पे वही है, टाइम लिमिट लग जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। 9th क्लास में जो मैंने स्पीड वाला बताया सेम वही है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक। अब हम कुछ बातें लेके चलते हैं। आप देखें कुछ नोटी पॉइंट इसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी के बारे में क्या है। सबसे पहला, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे बी जीरो। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, और क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, हाँ, जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाए। सपोज करिए एक आदमी ऐसे सर्कुलर इसमें स्क्वायर पाथ पे चले जा रहा है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो सोचो जब वो आदमी घूम के इस जगह पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, है ना। जब ये इसके पास आया एक सुकून मिला, जीरो मिला, इसे अंडा मिला। क्या मिला, अंडा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वेलोसिटी मूव, ध्यान रखना, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, हालांकि जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी तो जीरो होगी ही होगी। पहले डिस्प्लेसमेंट चेंज ही ना हो रहा मेरा, कल ले सोच के देख, चल ही नहीं रहा, जीरो। लेकिन चलती हुई की भी जीरो हो सकती है जब वो अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए जहां से चल रहा था, ठीक है। ओके, दूसरी बात देखें बेटा, वेलोसिटी किसी भी बॉडी की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ये कौन से खेल की बात है, ये उस खेल की बात है जिसमें हम स्ट्रेट पाथ पे चल रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल वही होगा स्ट्रेट पाथ पर। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जीरो वाला खेल वही है जब भी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाए। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है हमेशा कहां पे लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे। अगर एक पॉजिटिव ले लो तो दूसरी उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ पे चलती है, कौन से पाथ पे, कर्व पाथ पे, यानी कर्व पाथ पे अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। स्पीड तो आप निकाल लोगे डिस्टेंस ओवर टाइम से।
आप ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है, ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई पाथ था, हमने बॉल फेंकी, बॉल घूम के जा रही थी, तो अगर बॉल ऐसे जा रही थी तो आपको जिस भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देखनी है, उसकी डायरेक्शन देखनी है बॉडी की, आप मान लीजिए बॉल यहां पर थी किसी टाइम, तो इस पॉइंट पर क्या बनाओ, एक टेंजेंट। टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, और हमेशा ये टेंजेंट कहां बनती है, कॉन्वेक्स साइड। देखो ये ना, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। केव माने गुफा माने गड्ढा, गड्ढे वाली साइड होगी कॉनकेव। हमेशा टेंजेंट बनती है कि कॉन्वेक्स पे, क्योंकि नीचे जब बनाओगे तो दो जगह कट करेगी। ओके, अगर पूछूं इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहां होगी, बॉल ऐसे घूमते हुए आ रही थी तो आप इस पे टेंजेंट बना दो, ऐसे ये रही। इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है। अलग अलग पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन है, ये बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। तो सोच के देखो, अगर मैं कहूं बॉल 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि ये लो जी v, ये लो जी v, ये लो जी v, ये लो जी v, नहीं लिख सकते। आपने वेक्टर लगा दिया तो इसे v1 बोलना पड़ेगा, इसे v2, क्योंकि अलग अलग है। इसे v3 बोलना पड़ेगा, इसे v4। हाँ, अगर आप सिर्फ इसकी स्पीड की बात करते तो आप v लगा सकते थे, वेक्टर लगाते ही आपको अलग अलग शो करनी पड़ेगी। तो ये है बेटा, किसी कर्व पाथ पे जब कोई बॉडी चलती है तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट से दी जाती है। आप सोचो, खुद ही सोचो, आप कर्व पाथ पे चलो, ऐसा हाथ कर लो, ऐसे बिल्कुल सीधा। अगर मैं चल रहा हूं तो ये डायरेक्शन है, जैसे मोड़ा तो देखो कि डायरेक्शन चेंज होगी, मेरा हाथ अलग डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। आप खुद भी घर पे करके देख सकते हैं। ये जब भी आप किसी कर्व पाथ पे चलोगे, आपकी डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट को शो करेगी। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि एक लड़का किसी सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, मान लीजिए उसकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड से। प्रश्न पूछा गया कि बताओ क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? 100% कोई भी कह देगा कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। हालांकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि आप देखें मेरे बच्चे ध्यान से, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर डायरेक्शन ये है। हर पॉइंट पर आप देखोगे बेटा मेरे, इसकी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस। सर्कुलर ट्रैक पे लगातार डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता सर्कल, तो इनफाइनाइट इसकी डायरेक्शन जाएंगे। कितनी डायरेक्शन जाएगी इसकी यहाँ पे? इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, हालांकि इसकी स्पीड सेम है। ओके, तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कुछ प्रश्न समझ में आए होंगे। और अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है उसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो आने वाला है बेटा, एक्सेलरेशन आने वाला है, और बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। तो होप आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आप मेरी मेहनत देख रहे हो, और आप इसको बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।